12.2.1 गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी। क्रियाकलाप 3। पहला, धातु की एक भारी गेंद लें। दूसरा, इस गीले रेत से भरी ट्रे की सतह पर 20 सेंटीमीटर ऊंचाई से गिराएं। तीसरा, रेत पर बने गर्त गड्ढे की गहराई नापें। चौथा, उक्त क्रियाकलाप में गेंद को 40 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर तथा 100 सेंटीमीटर की ऊंचाई से गिराकर दोहराएं। पांचवा, प्रत्येक क्रिया में गड्ढे की गहराई नोट करें। इस क्रियाकलाप के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें। पहला, गेंद ने किस कारण से रेत में गड्ढा बनाया? दूसरा, गेंद को भिन्न भिन्न ऊंचाइयों से गिराने पर रेत में बने गड्ढे की गहराई को क्रम में जमाओ। क्या ऊंचाइयों के बढ़ने पर गड्ढे की गहराई बढ़ती है? तीसरा, किस ऊंचाई से गेंद फेंकने पर गड्ढा सबसे अधिक गहरा बना और क्यों? प्रत्येक वस्तु में अपनी गति के कारण एक ऊर्जा निहित होती है जिसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी चाल के साथ बदलती है। समान द्रव्यमान की तेज गति करती हुई वस्तुओं में कम वेग से गति करती हुई वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गतिज ऊर्जा होती है। इसी कारण तीव्र वेग से गतिशील गेंद स्थिर विकेटों से टकराती है तो विकेट दूर जा गिरता है, जबकि धीरे से आकर टकराई गेंद विकेट को दूर नहीं फेंक पाती। हेलो बच्चों, आज हम यहाँ एक क्रियाकलाप करने जा रहे हैं। इस क्रियाकलाप में हम इस बॉल को रेत पर अलग अलग ऊंचाइयों से गिराएंगे और यह देखेंगे कि बॉल द्वारा रेत पर अलग अलग ऊंचाइयों से गिरने पर क्या प्रतिक्रिया होती है। तो चलिए हम अपने क्रियाकलाप को शुरू करते हैं। इसके लिए हम इस पाइप की सहायता से ऊंचाई का मापन करेंगे। हमने पाइप में 3 मार्किंग कर रखी है। एक है 150 सेंटीमीटर पर, दूसरी है 100 सेंटीमीटर और तीसरी है 50 सेंटीमीटर। इन तीनों अलग अलग ऊंचाइयों से हम बॉल को गिराएंगे और फिर देखते हैं कि हमें क्या प्राप्त होता है। देखिए, सबसे पहले 150 सेंटीमीटर इस ऊंचाई से हम बॉल को गिरा रहे हैं। देखिए, बॉल जो है वो रेत पर गड्ढा बना दिया उसने और इस गड्ढे का हमको अब मापन करना होगा। हम इसके मापन के लिए इसकी सहायता लेंगे और फिर उसे स्केल से माप लेंगे। इसके लिए सबसे पहले बॉल को यहाँ से हटा दें। गड्ढे को मापने के लिए हम इसकी सहायता लेते हैं और इस गड्ढे की गहराई को नाप लेते हैं। ये देखिए, इतनी गहराई हमें यहाँ पर प्राप्त हो रही है। इसको इस मार्कर की सहायता से निशान लगा दिया यहाँ पर और अब इसे स्केल की सहायता से नाप लेंगे। देखिए बच्चों, ये आप देख रहे हैं 7.2 सेंटीमीटर। चलिए अब हम 100 सेंटीमीटर की ऊंचाई से बॉल को गिराते हैं। चलिए 100 सेंटीमीटर की ऊंचाई से बॉल को गिराने के बाद जो गड्ढा हमें मिला है रेत पर, उसकी भी गहराई नाप लें और वही प्रक्रिया होगी हमारी। इसकी सहायता से हम इसका मापन करेंगे। ये देखिए, ये गहराई हमें प्राप्त हुई है। इसको मार्कर की सहायता से मार्क कर लिया और अब स्केल से मापन। अब की बार हमें जो गहराई प्राप्त हो रही है वो है 5.2 सेंटीमीटर। 5.2 सेंटीमीटर। चलिए अब हम इसे 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई से गिराते हैं। ये देखिए, 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई, यहाँ से बॉल को गिरा दिया। तो चलो बच्चों, फिर से हम इस बॉल द्वारा जो गड्ढा यहाँ पर रेत पर बना है 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई से बॉल के गिरने पर उस गड्ढे की गहराई नाप लें। प्रक्रिया हमारी वही होगी। ये देखिए, ये गहराई हमें प्राप्त हो रही है
इसकी हम मार्किंग कर लें, ठीक है। और अब इसे हम स्केल की सहायता से नाप लेते हैं। तो देखिए हमें कितनी गहराई प्राप्त हुई है, 5 सेंटीमीटर। आप देख पा रहे होंगे हमें कितना गहरा गड्ढा मिला है, 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों, आपने देखा कि जब हमने बॉल को अलग अलग ऊंचाइयों से रेत पर गिराया तो उसके द्वारा रेत पर बनने वाला जो गड्ढा था उसकी गहराई भी अलग अलग थी। आपने क्या पाया है, हमने यह देखा कि जब हमने इसे 150 सेंटीमीटर की ऊंचाई से गिराया तब बनने वाला गड्ढा जो था वो सबसे ज़्यादा गहरा था, उससे कम 100 सेंटीमीटर की ऊंचाई से और उससे कम 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई से। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हम 150 सेंटीमीटर की ऊंचाई से बॉल को गिराया हमने तो उसकी गति अधिक थी, उसका वेग अधिक होने के कारण गति अधिक हुई और गति अधिक होने से इस बॉल की गतिज ऊर्जा अधिक हो गई थी और गतिज ऊर्जा अधिक होने से हमें रेत पर जो गड्ढा मिला वो सबसे गहरा मिला था। गतिज ऊर्जा की गणितीय व्याख्या। किसी भी वस्तु की गतिज ऊर्जा विरामावस्था में शून्य होती है, अर्थात गतिशील वस्तु में गति के कारण गतिज ऊर्जा निहित होती है। हम यह कह सकते हैं कि गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु पर इस वेग को प्राप्त करने के लिए किए गए कार्य के बराबर है। चित्र क्रमांक 10, गति करती हुई वस्तु। गतिज ऊर्जा व किया गया कार्य। माना कि द्रव्यमान m की एक वस्तु क्षैतिज तल पर रखी गई है। वस्तु पर एक समान बल F लगाने पर वह s दूरी तक विस्थापित हो जाती है। तब वस्तु पर किया गया कार्य W = Fs, फॉर्मूला 1। वस्तु पर लगने वाले बल के कारण मानो उसमें उत्पन्न त्वरण A होता है। हमने पूर्व अध्याय में गति के समीकरणों का अध्ययन किया है। एक समान त्वरण A से गतिशील किसी वस्तु के प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v तथा विस्थापन s के बीच निम्न संबंध होता है। v² - u² = 2as, फॉर्मूला 2। s = v² - u² / 2a, फॉर्मूला 3। गति के द्वितीय समीकरण से हमें ज्ञात है कि F = ma, फॉर्मूला 4। उपरोक्त समीकरण क्रमांक 3 व 4 से S तथा F का मान समीकरण 1 में रखने पर हम किए गए कार्य को लिख सकते हैं। W = ma × v² - u² / 2a। W = 1/2 m in whole v² - u²। यदि वस्तु की गति विराम अवस्था से प्रारंभ होती है अर्थात u = 0, तो W = 1/2 mv²। माना किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर है। यदि वस्तु स्थिर अवस्था से गति करती है तो किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के बराबर है। हम कह सकते हैं कि v वेग से गतिशील m द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान Ek = 1/2 mv²। ऊर्जा की SI इकाई जूल है। चर्चा करें। पहला, क्या वस्तु की गतिज ऊर्जा ऋणात्मक हो सकती है? दूसरा, किस ट्रक को रोकना ज्यादा सहज होगा, कम सामान से लदे या अधिक सामान से लदे को? तीसरा, कार की गतिज ऊर्जा में कब अधिक परिवर्तन होगा, जब कार का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड से 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाए या जब कार का वेग 20 मीटर प्रति सेकंड से 30 मीटर प्रति सेकंड हो जाए। चर्चा करें। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? दूसरा,
v वेग से गतिशील किसी m द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1/2 mv² है। यदि इसके वेग को दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तीसरा, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान व वेग दूसरे वस्तु के द्रव्यमान व वेग का 2 गुना हो तो उनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा?